माननीय साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 5 सितंबर टीचर्स डे अर्थात गुरु पर्व, गुरु जी के आदर सम्मान का पर्व है, जिसके अंदर हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग, हमारे संस्कार देने वाले सभी गुरुओं को हाथ जोड़कर नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। साथियों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हमारे देश में इस वक्त एक बहुत बड़ी आपदा आ चुकी है। ये शायद 71 के बाद में या 75 के आसपास ऐसी आपदा हमारे देश में आई थी। दिल्ली क्षेत्र में भी और दिल्ली के बाहर भी पूरे देश में ये आपदा पूरी तरह से छाई हुई है, जो कि एक बहुत ही, आप समझें, एक बहुत बड़ी त्रासदी है ये कि हमारे भारतवर्ष के 79 ईयर्स की आज़ादी के बाद भी आज भी हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं हैं जिससे हम बाढ़ की रोकथाम या पानी को रोकने का कोई साधन बना सकें। पूर्व सरकारों में से कांग्रेस सरकार के द्वारा जितने भी ऐसे बांध बनाए गए, वो आज के समय में नाकाफ़ी हैं। पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा सारा जितना भी पानी बरसात का होता है वो नदियों नालों के रास्ते होकर सीधा समुद्र में पहुंच जाता है। इसके ऊपर कांग्रेस सरकार के बाद में शायद किसी भी सरकार ने इस पर विचार विमर्श नहीं किया है। जितनी भी नदियां हैं उनके स्तर बहुत ऊपर हो गए हैं। पहले उन नदियों के स्तर बहुत गहरे होते थे, उनके अंदर पानी पूरे साल जमा रहता था, लेकिन आज स्थिति और परिस्थिति बदल गई है। और साथ ही साथ हमारी भारत सरकार इस तरफ से बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है। उनकी कोई योजना नहीं है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ये सरकारें, राजनीतिक लोग और संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए सभी अफसरान, चाहे वो एसडीएम स्तर पर हो, डीएम स्तर पर हो, या किसी भी स्तर पर अधिकारी बैठे हो, चाहे नीति आयोग हो, जल संसाधन विभाग हो, शायद ये लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं। ये लगता है कि सिर्फ लीपापोती है, जो चल रहा है उसी ढर्रे पे चलता रहे और हम अपनी रोटियां सेकते रहें। सिर्फ सबको अपने पैसे की पड़ी है, अपनी नौकरी की पड़ी है, लेकिन आम जनता और देश की तरक्की के लिए कोई भी सोचने को तैयार नहीं है। और ना ही इस पानी की जो व्यवस्था है, जो बाढ़ की व्यवस्था बनती है, इस पर कोई कार्य करने को तैयार हैं। और भारत सरकार का पहले भविष्य प्रधानमंत्री कोष होता था, आजकल एक नया कोष बना दिया गया है पिछले 10-11 सालों में, पीएम केयर फंड के नाम से। लेकिन इस पीएम केयर फंड से पिछले 11 सालों में मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं और ये पूछना भी चाहता हूं, इस पीएम केयर फंड का उपयोग पिछले 11 सालों में कहां कहां पर हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, क्या किसी को इस फंड के द्वारा भारतीय सेना को, भारतीय नागरिकों को, भारतीय अर्थव्यवस्था को कहीं भी क्या इसका कोई लाभ दिया गया? आज बाढ़ की स्थिति में भी अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और ना ही उनका कोई कमेंट इस पर आया है। तो बड़ा ही सोचने का विषय है। आप सभी सोचिए, जिस प्रकार से धर्म के नाम पर यह पार्टी आई थी, सरकार में सत्ता पदस्थ हुई, लेकिन उसके बावजूद इनके विकास की डोर कहां तक पहुंची, ये आपको सबको दिखाई दे रहा है। तो साथियों, इस विषय पर आप जरूर संज्ञान लें। जो भी व्यक्ति समझदार हैं, आरटीआई लगाएं। वैसे तो इसका ये फंड की जानकारी देने के लिए जब ये गठित हुआ था फंड, उस पर साफ मना कर दिया गया कि इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी।
फिर ऐसे फंड होने का फायदा क्या है? ये एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भारत सरकार के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत देश के लिए। अभी लेटेस्ट न्यूज जो आई है, ये अखबार है मेरे पास, GST 2, आप इसमें देख सकते हैं। GST 2 एक नया अभियान चलाया गया। इसका शीर्षक है GST 2.0 की ABCD आपको क्या मिला। ये नवभारत टाइम्स अखबार है आज का 5 सितंबर का। साथियों, इसके अंदर जो व्यवस्था की गई GST 2 के अंदर, ये वो व्यवस्था है जो कि भूतपूर्व सरकार में, अर्थात कांग्रेस सरकार द्वारा जो GST लाया जाना था, ये तकरीबन आज उसी स्थिति में पहुंच गया है। आज से 7-8 साल पहले GST 1 आया था। GST 1 के अंदर आंख बंद कर हर सामान पर, हर चीज पर GST लगाया गया। 3% से लेके 28% तक इसको ले जाया गया और बताया गया जनता को इससे हमारी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी सुधर जाएगी। वही चीज आज GST चैप्टर 2 में कही जा रही है कि हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगी। ये लिखा हुआ है, गेम चेंजिंग में GST में हुए सुधार, इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं, आप सिर्फ एक कमेंट करके या एक पब्लिक मीटिंग करके, कॉन्फ्रेंस करके आप सिर्फ ये बता दें कि GST 1 से इकोनॉमी मजबूत हुई या GST 2 से मजबूत होगी। जब आपने आंख बंद करके GST को बढ़ाया, उस वक्त आपकी सरकार मजबूत क्यों नहीं हुई, इकोनॉमी मजबूत क्यों नहीं हुई? आज जब आपने सारी GST के अंदर 3% से लेके 18% तक GST बना दिया है, तो आज इतने कम पैसे में आपकी इकोनॉमी कैसे सुधरेगी, कैसे देश का विकास होगा? ये आप हमें एक बार इसकी व्याख्या जरूर बता दें। और ये बड़ा ही सोचनीय विषय है कि इस प्रकार की हरकतें, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे इनका नीति आयोग हो, मतलब इनके पास ना तो विजन है और ना कोई इनके पास उद्देश्य है कि हमें करना क्या है, किस तरह से देश की तरक्की हमारी बढ़ेगी या किस प्रकार हम अपनी इकोनॉमी को सुधार सकते हैं। ये तो हुई GST की बात। अभी अगले पड़ाव पर चलते हैं। तो जो सरकार धर्म के नाम पर आई और आज उसको GST का वो रूप लाना पड़ा जो कभी भूतपूर्व सरकार लेकर आई थी, अब लगता है कि तत्कालीन सरकार की धर्म कार्ड और जातिवाद कार्ड का जो ये मुद्दा लेकर आए थे, शायद उसकी हवा निकल गई है। इससे लगता है कि इनको अपनी औकात नजर आ गई है कि हमारा जो उद्देश्य था वो उसमें हम ना कभी सफल होंगे, ना हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। और इस तरह की जो व्यवस्था लाना चाहते हैं, मनुवादी व्यवस्था, इसके अंदर ये पूर्ण रूप से फेल हो गए हैं। इनको दिखने लगा है कि अब तुम्हारे पांव उखड़ चुके हैं, अब पैर जमीन पर नहीं, क्योंकि इन्होंने EVM के रास्ते, सरकारी तंत्र के रास्ते जो भी इन्होंने गड़बड़ियां की और जो सरकार बनाई उसका भेद खुल चुका है। वोट चोरी और सारी चीजें जग जाहिर हैं। तो ये चीजें हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता से मैं अनुरोध करूंगा कि वो किसी धर्म कार्ड, जाति कार्ड, वर्ण व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था के अनुसार आप किसी भी पार्टी को वोट ना करें।
चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य संगठन हो, हम इसकी पूर्ण रूप से भत्सना करते हैं। पूरे देश के अंदर सबको एक समान अधिकार, एक समान रोजगार, एक समान स्वास्थ्य, एक समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और जो आंख बढ़ाकर, आंख मूंद कर इन लोगों ने देश की व्यवस्था को बिगाड़ा है, जैसे सरकारी स्कूलों को बंद करना, प्राइवेट स्कूल को प्रोत्साहन देना, बड़ा सोचनीय विषय है। क्यों नहीं आप प्राइवेट स्कूलों का स्तर सुधारते हैं? जो आजादी के समय के बाद में जो कभी भी स्कूल बने होंगे, उसके बाद आज तक आपने कितने स्कूल किस स्टेट में बनाए हैं? दिल्ली क्षेत्र को छोड़ दीजिए, आप हर क्षेत्र का एक विवरण दे दीजिए कि हमने इतने स्कूल बनाए, इतने कॉलेज बनाए, इतनी यूनिवर्सिटी बनाई, इतने एम्स बनाए हमने। जरा उसका एक खाका तैयार करके जो आपने बनाया है वो कम से कम एक प्रसारित कर दें, ताकि लोगों को पता लग जाए आप कितने विकासशील हैं और कितने सोची समझी सोच आपकी है कि हम इतना विकास कर चुके हैं। तो ये मेरा आपसे आग्रह है कि जरा इस पर विचार जरूर करें। गृह मंत्री द्वारा संविधान रचयिता, ज्ञानपुंज, भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर का जो लोकसभा में अपमान किया, अति निंदनीय है। कुछ लोग बाबा साहब को ये कहते हैं उन्होंने संविधान नहीं लिखा, 299 सदस्य थे, बिल्कुल सही बात है, हम इससे वो करते हैं, विश्वास रखते हैं इसमें कि हाँ 299 सदस्य, लेकिन उन सदस्यों का संविधान की रचना में कितना मुख्य योगदान था, वो डॉक्टर BN राव साहब या और भी जो सदस्य थे, उन लोगों ने चिर परिचित अंदाज में बताया। मसौदा समिति के चेयरमैन जो भी रहे हों, जिसका भी योगदान रहा हो, हम उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि आज हमारे देश में इतना बढ़िया संविधान है, लेकिन इसके संविधान के रक्षक या संविधान के चलाने वाले या संविधान की रक्षा करने वाले आज नहीं बचे हैं। सब लोग इस संविधान की धज्जियां उड़ाकर सिर्फ अपनी जेब भरना चाहते हैं और देश को गुमराह कर, देश की जनता को गुमराह कर सिर्फ देश को लूटना चाहते हैं। इससे पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, अब उनके शागिर्द इस देश को लूट रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने, वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 90 दिन के अंदर काला धन वापस लाऊंगा। उस काला धन का मतलब भारत की जनता को समझ नहीं आया कि वो काला धन क्या था। अर्थात देश की जनता को समझना चाहिए, काला धन वो था जो इनके पास काला धन रखा हुआ था, उनको सफेद करना था, उसके लिए नोटबंदी लाई गई, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था, उसी को इन्होंने काला धन कहा। स्विस बैंकों में जो इनका आज पैसा धनाधन बढ़ रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, कोई पैसा वापस लाने की कार्रवाई नहीं है आज तक। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जिन सत्ताधारियों को सत्ता सौंप देते हैं या ऐसे नेताओं को सत्ता सौंप देते हैं जो सिर्फ अपनी जेब भरते हैं, समाज की कोई बात नहीं करता। आप अपने क्षेत्र में पहचान करिए ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों को चुनिए जो आपका काम कर सकता है, जो आपको सहायता पहुंचा सकता है, आपकी सुविधाएं दे सकता है, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं देगा, आपको शिक्षा में सहायता करेगा, आपको आर्थिक सहायता कराएगा कानूनी रूप से। ऐसे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को ना चुने जो हर वक्त गाली गलौज, धर्म, जाति, वर्ण व्यवस्था की बात करके एक दूसरे समाज में फूट डालकर देश को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। इसके बाद बात आती है माताश्री की। आज अगर किसी व्यक्ति ने हमारे प्रधानमंत्री की माताजी के लिए कोई शब्द कहे या गलत शब्द कहे, उसके हम पूर्ण रूप से भत्सना करते हैं। वो व्यक्ति कौन है, इसकी जांच भारत सरकार बड़े आराम से कर सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ईडी, सीबीआई, पुलिस, प्रशासन सब इनके हाथ में है। तो ये किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे राजनीतिक दल को उसका दोष कैसे दे सकते हैं, जबकि सारी व्यवस्था इनकी है।
इनका शासन है। और जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी की धर्मपत्नी को इन्होंने जर्सी गाय कहा और 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहा, तो एक सोचने का विषय है, इतने गंदे शब्द एक प्रधानमंत्री के मुंह से और एक सत्ताधारी दल के मुंह से क्या शोभा देते हैं। ये आप खुद सोच समझकर इस पर कहें कि हाँ ये ठीक है या गलत है। लेकिन हम कहेंगे किसी भी देश में किसी की भी माता सर्वोपरि है, उसका अपमान असहनीय है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे एक आम नागरिक हो। तो इस प्रकार की भाषा का जो इस्तेमाल आज की सरकार कर रही है, क्या इनका जो मूल्य है, सामाजिक मूल्य जो सरकार का है या इसके नेताओं का है या प्रधानमंत्री का है या गृह मंत्री का है या किसी भी नेता का है, क्या ये इंसाफ करता है देश की जनता के साथ? ये आप जरूर समझें और समझने की कोशिश करें कि हमने किनको सत्ता सौंपी है और ये कैसे लोग हैं, और देश की जो हालात है वो आपसे छुपी नहीं है। देश के आज हालात क्या है? अमेरिका हर चीज पर 50% टैक्स लगाने को तैयार है और आपके और हमारे प्रधानमंत्री जी की आवाज नहीं निकलती है। जिस देश की ये लाल आंख दिखाने की बात करते थे, आज उसी देश की गोद में ये जाकर बैठ गए हैं, उसे व्यापार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसे व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं, उससे मिलते हैं। अरे भाई, आपका क्या स्टैंड है? कौन सा स्टैंड है आपका? इसका मतलब आपका तो कोई वजूद ही नहीं है। आप तो जिधर देखेंगे उधर टपक जाएंगे, जिधर का पड़ा मार के उधर पहुंच जाओ। एक ने जूता मारा, दूसरे के घर बैठ जाओ जाके। ये एक प्रधानमंत्री को और खासकर भारत के प्रधानमंत्री को चीजें शोभा नहीं देता है। हमारा मस्तक सर से झुक जाता है ऐसे लोगों के लिए। तो ये प्रधानमंत्री के कार्य नहीं है। इस प्रधानमंत्री को कम से कम इतना सोचना चाहिए कि एक सामाजिक मूल्य आपका क्या है, और आप प्रधानमंत्री के होते ऐसी हरकत अगर करते हैं तो आपका कोई औचित्य नहीं है कि आप इस पद पर बने रहें। देश की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा, उस पर नंगा नाच हो रहा है। मणिपुर में नंगा नाच हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, हर जगह हमारे फौजियों को मारा गया, थाने लूटे गए, जनता को मारा गया, कोई सहायता इनकी तरफ से नहीं पहुंचाई गई, जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? गुजरात के तट पर जब नशे की खेप पकड़ी जाती है, उसका आज तक नहीं पता वो खेप किसकी थी। तो ऐसी व्यवस्था चलाने वाले और देश के कर्णधारों की इस देश को क्या जरूरत है, ये आप खुद सोच सकते हैं। साथ ही साथ पिछले आजादी के 79 सालों के अंदर कभी भी किसी भी राष्ट्रपति, किसी उपराष्ट्रपति या किसी राज्यपाल, उपराज्यपाल का कभी इस्तीफा नहीं लिया गया है। क्या इस क्रियाकलाप में भारत सरकार की कोई कमी छुपाई जा रही है? आप खुद समझदार हैं, इसको सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। जो व्यक्ति सिर्फ भारत सरकार के लिए जीता था, भारत सरकार के लिए मरता था, उसको जबरदस्ती अपदस्थ किया गया। आखिर क्यों? यह भी आपको सोचने का विषय है। इससे पता लगता है कि आज की तत्कालीन सरकार कहां तक पहुंची हुई है और कितना गिर सकती है। इससे ये महसूस होता है, और आप लोग भी इसको महसूस करें कि किस प्रकार से आज देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चल रही है और किस प्रकार शासन और प्रशासन चलाया जा रहा है। बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर, कार्यस्थल बिल्कुल जीरो है। एक आईआईटी के अंदर, पॉलिटेक्निक्स के अंदर, आईआईटीज के अंदर इतनी फीस बढ़ा दी गई है कि आम जन नागरिक वहां से पढ़ाई करने के लिए मजबूर हो जाएगा कि उसको आगे व्यवस्था मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ना इतना पैसा होगा ना वो पढ़ पाएगा।
तो शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल फ्री होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री होनी चाहिए। लेकिन उस पर आज की भारत सरकार सिर्फ टैक्स पर टैक्स, फीस पर फीस बढ़ाई जा रही है। ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जिस देश की जनता अनपढ़ रहेगी, अज्ञानी रहेगी, उस देश का क्या हाल होगा। उस पर सिर्फ राजतंत्र कायम हो सकता है, जिसकी सोच लेकर आज की भारत सरकार बिल्कुल बहुत अच्छे पुरजोर तरीके से इसका समर्थन करती है और उस विषय पर काम कर रही है, और अपने आप को बिल्कुल निरंकुश मान रही थी। लेकिन आज उसको भी शायद पता लग गया है कि लोकतंत्र के आगे किसी भी प्रधानमंत्री का, किसी भी राष्ट्रपति का या किसी भी राजनेता का कोई वजूद नहीं है। ये भारत का देश है, ये भारत का संविधान है। इसके अंदर कोई कुछ भी कर ले, ना तो कोई भारत के संविधान को बदल सकता है और ना लोकतंत्र को बदल सकता है। भारत की जनता इतनी कमजोर नहीं है, इतनी अज्ञानी नहीं है कि भारत के संविधान को बदलने की आपको सहायता कर देगी या आपको समर्थन कर देगी। यह आपको सोचना होगा। और आप जिस प्रकार से अब सत्ता में आए हैं, पिछले 75-60 सालों में आप इसी तरह से आगे भी समाप्त हो जाएंगे। जो आपकी व्यवस्था थी, आप उसी व्यवस्था में चले जाएंगे। वही 1, 2, 3 सीट आपको मिलेंगी। ये जनता समझ चुकी है और आपको इसका बहुत जल्द नतीजा मिलेगा। भाषा का उच्चारण आज पूरी दुनिया में भारत सरकार के अंदर बैठे मंत्री या राजनेता जो कर रहे हैं, वो दुनिया के किसी भी व्यवस्था या विधायी व्यवस्था के अंदर इतना निम्न स्तर कहीं नहीं है। बड़ी शर्म आती है कि इतना निम्न स्तर हमारे देश की लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में हो रहा है, कि बहुत ही निंदनीय है। और ये सरकार की तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। इनको जरूर जनता सबक सिखाएगी। हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप फिर से किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता सौंपें जो आपके बच्चों की, आपके परिवार की, आपके आशियानों की रक्षा कर सके, आपके बच्चों को फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य दे सकें। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। धन्यवाद। मैं सुशील कुमार बोध आप सभी का धन्यवाद करता हूं। वार्ड अध्यक्ष 160 दिल्ली नगर निगम, आजाद समाज पार्टी कांसीराम एवं भीम आर्मी एकता मिशन की ओर से आप सभी को हाथ जोड़कर जय भीम, नमो बुद्धाय।